नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। देश के सुप्रीम कोर्ट ने E20 पेट्रोल के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। E20 पेट्रोल यानी ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल मिला हुआ है। याचिका लगाने वालों का कहना था कि जो गाड़ियां 2023 से पहले की हैं उनके लिए E20 पेट्रोल ठीक नहीं है। इस पेट्रोल से गाड़ियों के पुर्जों में जंग, माइलेज में 3 से 6% तक की कमी और वक्त से पहले खराबी का खतरा है। दूसरी तरफ सरकार और सरकारी तेल कंपनियां वक्त वक्त पर कहती रही हैं कि E20 पेट्रोल गाड़ियों के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करता है। ARAI यानी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, IIP यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक उन्होंने इसे लेकर कई परीक्षण किए हैं और उसमें पाया है कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों के इंजन, पावर, टॉर्क या प्रदर्शन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय ये बात स्वीकार करता है कि इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी कम होती है, इससे माइलेज में थोड़ी बहुत कमी देखी जा सकती है, लेकिन ये कमी ना के बराबर है। कुछ दावे ऐसे भी आए कि E20 पेट्रोल के उपयोग से वाहन में खराबी के दावों को बीमा कंपनियां खारिज कर रही हैं, लेकिन सरकार ने इसे अफवाह बताया है। कोर्ट में लगी याचिका में यह भी कहा गया था कि उपभोक्ता इस बात से अनजान होते हैं कि वो E20 पेट्रोल खरीद रहे हैं क्योंकि पेट्रोल पंप पर कोई साफ लेबलिंग नहीं होती है और उन्हें बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल खरीदने का विकल्प भी मिलना चाहिए। एथेनॉल वाले पेट्रोल के पक्ष में एक बड़ा तर्क ये भी है कि इससे प्रदूषण कम होता है, भारत के पेट्रोल इंपोर्ट से बोझ हटता है और ये गन्ना और मक्का किसानों के लिए एक बड़ी आर्थिक मदद है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को मानते हुए कहा है कि एथेनॉल वाला पेट्रोल भारत के लिए स्वच्छ ईंधन, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। तो इन्हीं सब बातों के बीच आज कंज्यूमर अड्डा में हम एथेनॉल वाले पेट्रोल से जुड़े जितने भी सवाल एक गाड़ी मालिक के, एक व्हीकल ओनर के मन में हैं, उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं अविनाश वर्मा, जो कि एक एथेनॉल एक्सपर्ट हैं, खुद एक एथेनॉल प्लांट के प्रमोटर भी हैं, पब्लिक पॉलिसी पर भी अपनी राय रखते हैं, ISMA के DG भी रह चुके हैं और साथ ही जुड़ रहे हैं ओवरड्राइव के एडिटर क्रांति संभव, जो पिछले 2 दशकों से या उससे भी ज़्यादा वक्त से ऑटोमोबाइल की दुनिया को बेहद करीब से देख रहे हैं। गाड़ियां, उनकी तकनीक, उनके फ्यूल्स के बारे में गहरी जानकारी रखते हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो अविनाश, शुरुआत में आपसे ही करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने तो फिलहाल इस पर जो भी याचिका थी उसको खारिज कर दिया, सरकार ने अपने पक्ष रखे, लेकिन जो आम कंज्यूमर है उसके मन में कई सारे सवाल आज भी हैं कि क्या मेरी गाड़ी, फर्ज कीजिए कि मेरे पास एक 7-8 साल पुरानी गाड़ी है, आज मैं जाके उसमें E20 पेट्रोल भराऊंगा तो उसका क्या होगा? क्या उसका मेंटेनेंस बढ़ जाएगा, उसका एवरेज खराब? एवरेज, ये शायद सबके मन में सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या मेरी गाड़ी का एवरेज बिगड़ जाएगा? जी, 2-3 बातें। सबसे पहला मैं क्लैरिफाई ये करूंगा कि E20 फ्यूल डालने से हमारे इंजन को बिल्कुल कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है, बिल्कुल कुछ नहीं खराब होता है। एक दूसरा, जहां तक एनर्जी डेंसिटी की आपने बात की, हाँ, इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी कम है और एनर्जी कम होने के कारण या कैलोरीफिक वैल्यू कम होने के कारण ऑब्वियसली एनर्जी कम देगा, तो 2 से 3% या 2 से 4% माइलेज में कमी आएगी। बट ये 2 से 4% माइलेज में कमी इसलिए आती है कि हमारे इथेनॉल में बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन होता है। एक ज़माना था करीब 2005 से पहले कि हम लोग पेट्रोल में एक ऑक्सीजनेट कंपल्सरीली डालते थे, ऑयल कंपनी ऑक्सीजनेट डालती थी और उस समय डालती थी, उसका नाम होता था MTBE, मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर। इसको डाल के हम लोग ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा डालते थे ताकि वो ऑक्सीजन पेट्रोल को हमारे इंजन में ज़्यादा बढ़िया बर्न करे, एमिशंस कम हो और माइलेज बेटर हो। 2005 में यूएस ने MTBE का यूज को रोकवा दिया, ये बोल के कि MTBE ग्राउंड वाटर को प्रदूषित कर रहा है। और दूसरा, देयर वाज अ र्यूमर कि ये कार्सिनोजेनिक भी है, ये कैंसर भी कर सकता है। 2005 में उन्होंने रोक के इथेनॉल एज एन ऑक्सीजनेट यूज करना शुरू किया।
तो जो ये इथेनॉल में जो कैलोरीफिक वैल्यू कम होता है वो क्यों होता है? वो बेसिकली इसलिए होता है कि इथेनॉल में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि दैट कैन बी यूज एज एन ऑक्सीजनेट। तो एमटीबी को हटा के अब हम लोग इथेनॉल को एज एन ऑक्सीजनेट भी यूज करते हैं। और आईआईटी दिल्ली की स्टडी है मेरे ख्याल से 2002 या 2003 में, जो उन्होंने दिल्ली सरकार के लिए किया था, बहुत सारी गाड़ियों पे किया था। और उन्होंने ये बोला था कि 12% मिश्रित इथेनॉल प्लस पेट्रोल पर जो एवरेज आता है, जो माइलेज आता है, वो मोटा मोटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्योर पेट्रोल, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस पेट्रोल के इंजन के अंदर ज्यादा बेहतर, मोर एफिशिएंटली बर्न करता है। टेन पाइप एमिशंस कम होते हैं, प्रदूषण भी कम होता है और माइलेज बेटर होता है। बट 12% से ऊपर जब आप जाते हैं तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू के कारण थोड़ी सी 2 से 4% की माइलेज कम होती है। बट सबसे बड़ी जो उपलब्धता है वो होता है हमारा टेल पाइप एमिशंस घटता है। तीसरा जी सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है इथेनॉल का वो है ऑक्टेन, जो हम लोग बोलते हैं ना प्रीमियम पेट्रोल। प्रीमियम पेट्रोल क्या होता है? प्रीमियम पेट्रोल में ऑक्टेन 98-100% तक होता है। चूंकि ऑक्टेन जो एंटी नॉकिंग होता है हमारे इंजन में, उस एंटी नॉकिंग को ऑक्टेन घटाता है। और जब ये इथेनॉल हमारे मिश्रित नहीं होता था तब ऑयल कंपनीज एक एडिटिव डालते थे, बेंजीन, टोलिन, ये सब एक एडिटिव होते थे। वो एडिटिव वो मैन्युफैक्चर करते हैं और मैन्युफैक्चर करके आर्टिफिशियली वो ऑक्टेन जो पेट्रोल का करीब 84-85 होता है, उसको 84-85 को बढ़ा के 91, 95 या 100 तक ले जाते हैं। इथेनॉल की जो ऑक्टेन रेटिंग है वो खुद ब खुद 108 की है। जब आप ऑक्टेन मिलाते हैं पेट्रोल में तो ये जो बेंजीन और टोलिन जो एडिटिव्स डाले जाते हैं, ये ऐड करने की मात्रा या तो कम हो जाती है या जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये बहुत दो इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक हैं इथेनॉल की, वो थोड़ी से हमको समझना पड़ेगा। ऑक्सीजन बहुत होता है और दूसरा ये ऑक्टेन रेटिंग से बहुत फायदा होता है और इंजन को नुकसान नहीं, इंजन की लाइफ बढ़ती है। जी जी ठीक है। तो ये एक बात हुई कि कई फायदे हैं इथेनॉल के, उन्हें समझना जरूरी है और वो अविनाश जी ने बताया कि टेक्निकली कैसे काम करते हैं। दूसरा सवाल, ये तो एवरेज या उससे रिलेटेड बात हुई और फायदे हुए। क्रांति मैं आपके पास लेकर आता हूं। ज़्यादातर पेट्रोल गाड़ियां प्राइवेट ओनर्स के पास होती हैं और वो अपनी गाड़ी से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं। अब एक और बड़ा सवाल लोगों के मन में है कि क्या इस पेट्रोल से मेरी गाड़ी का पावर यानी टॉर्क कम हो जाएगा। मैं एक उदाहरण के साथ आपके पास आ रहा हूं। फॉर एग्जांपल है जो HPCL अपना पेट्रोल बेचता है, उन्हीं की एक पोस्ट से मैं ये चीज़ पढ़ के बता रहा हूं, फिर आगे आप बताइएगा। तो उनका जो रेगुलर पेट्रोल है उसमें 20% एथेनॉल वाला, पावर 95 करके उनका एक पेट्रोल आता है, वो उसमें बताते हैं 15% एथेनॉल है। एक उनका ग्रेड है पावर 99, उसमें 11% है और पावर 100 में 4.5% एथेनॉल है। देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे एथेनॉल कम हो रहा है, वो पावर पेट्रोल के नाम पे आपको जो पेट्रोल मिल रहा है, हम तो यही मान के खरीदते हैं कि इससे गाड़ी का इंजन बेहतर होगा या इससे गाड़ी में ताकत ज़्यादा आएगी, टॉर्क बेहतर मिलेगा, और वही करके बेचा जाता है। और देख भी रहे हैं कि उसी हिसाब से एथेनॉल की मात्रा कम होती जा रही है। तो फिर कैसे समझें कंपनी के इस दावे को? विपिन, यहाँ पर समझना पड़ेगा कि एज अ फ्यूल जो केमिस्ट्री है इसकी बड़ी ही पैराडॉक्सिकल है, विरोधाभासी इसकी बनावट है। जहाँ पर हम ऑक्टेन की बात करते हैं, आमतौर पर ऑक्टेन को परफॉर्मेंस से जोड़ के देखा जाता है, लेकिन आमतौर पर जो हम लोग पैसेंजर व्हीकल्स की जो गाड़ियाँ चलाते हैं उसमें कंप्रेशन रेशियो इतना या इंजन उस तरीके से ट्यून नहीं होता है जहाँ पर आप ऑक्टेन के या हायर ऑक्टेन जो वैल्यू है या रेटिंग है उसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर सके। तो वो आम तौर पर आप अगर देखें जिस इंजन में थोड़े से कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होते हैं या टर्बोचार्ज इंजन होते हैं, 2-3 रेसिंग सीरीज़ हैं विदेशों में जहां पर रेसिंग में इथेनॉल के हाई ऑक्टेन रेटिंग का फ़ायदा उठाया जाता है, तो उन सब गाड़ियों में उसका बहुत फ़र्क देखने को मिलता है। लेकिन जहां तक जो प्रीमियम फ्यूल की बात है, पहले भी जो गाड़ी बहुत सारे जो ग्राहक मुझे सवाल करते रहे हैं, आमतौर पर मेरा स्टैंड यही रहा है कि अगर टर्बोचार्ज आप नहीं चला रहे हैं, आमतौर पर जो हम लोग पैसेंजर व्हीकल में जो गाड़ियां चलाते हैं
पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में जो कॉमन जो मास मार्केट अगर हम गाड़ी कहें वहाँ पे जो चलाते हैं तो कॉमन फ्यूल जो है वो काफ़ी आपके लिए वो काफ़ी अच्छा काम करता है और उसमें आपकी फ्यूल एफिशिएंसी ज़रूर होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो हाल फिलहाल में हमने चर्चा में देखी है कि जो XP 100 या 199 या 100 ऑक्टेन की जो बात हो रही है उन फ्यूल की मांग स्पेशली उन ग्राहकों में ज़्यादा देखने को मिल रही है जो बहुत ज़्यादा फिक्र में है, ज़्यादा चिंतित हैं। जो इन्फॉर्मेशन उनको सोशल मीडिया पर या मीडिया में मिल रहा है इस पूरे इथेनॉल प्रकरण के बाद वो उससे बचने के लिए कि मैं इथेनॉल बिल्कुल ही बिना इथेनॉल के ब्लेंड वाली जो फ्यूल है वो अपनी गाड़ी में डालूंगा ताकि मेरी गाड़ी के जो फ्यूल पाइप हैं, फ्यूल पंप है, करोसिव जो एलिमेंट है इथेनॉल का वो उसके ऊपर असर न करे और मैं अपनी गाड़ी की उम्र जो है बढ़ा पाऊं। तो इस वजह से उसके ऊपर जोर है। परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा अंतर हम जो आमतौर पर ड्राइविंग करने वाली जो गाड़ियां होती हैं जो और जिस कंडीशन में हम लोग ड्राइव करते हैं वहाँ ज़्यादा फर्क मुझे एटलीस्ट महसूस उतना नहीं होता उनमें। तो मतलब आप ये कह रहे हैं क्योंकि आप तो इतने सारे टेस्ट ड्राइव करते हैं कि वो जो E20 पेट्रोल के साथ ऐसा कोई एक्सेलरेशन में या टॉर्क में या जो जिसे गाड़ी का उठना बोलते हैं वो किसी बहुत माइन्यूटली देखेंगे तो समझ में कभी आए किसी एक्सपर्ट को, लेकिन अदरवाइज एक आम व्यक्ति को, एक आम ड्राइवर को वो महसूस नहीं होगा, राइट? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा जो मैं कहूँगा कि ड्रास्टिक फ़र्क, चाहे फ्यूल एफिशिएंसी और में गिरावट या एक्सेलरेशन में गिरावट, ऐसा आप महसूस नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस मुद्दे के ऊपर चारों तरफ 360 डिग्री आपको मीडिया के ऊपर देखने को मिल रहा है और वहाँ पे कई जगह मैं देख रहा हूँ कि बहुत से जो आम कस्टमर हैं, कार चालक हैं, कार ड्राइवर्स हैं, बाइक राइडर्स हैं, वो थोड़े कंफ्यूज ज़्यादा हो चुके हैं। यहाँ पर नंबर्स अगर मैं कहूँ, क्योंकि अगर दिल्ली NCR की बात करें तो ऐसा नहीं कि अप्रैल 2025 से ही E20 की बात यहाँ पर हो रही है, उससे पहले भी अवेलेबल थी और E20 से पहले E10 जो है वो भी अवेलेबल मार्केट में था। तो ऐसा नहीं है कि इथेनॉल पहली बार हमारी जो गाड़ियाँ हैं, हमारे गाड़ी के जो पार्ट पुर्जे हैं, इंजन है, पहली बार उनकी मुलाकात हो रही है इथेनॉल से, ये भी बात सच नहीं है। ठीक है, तो ये क्लैरिटी है कि आपको कोई ऐसा विजिबल इम्पैक्ट या आपकी गाड़ी का पिकअप ही चला जाएगा, आप अभी तक अपनी गाड़ी को एंजॉय कर रहे थे या फिर वो जो महंगे वाले पेट्रोल खरीद रहे हैं उसमें कोई सवाल है, तो ऐसी कोई बातें नहीं है कि इस वजह से आपकी गाड़ी कुछ डैमेज होगी। एक सवाल अविनाश जी जो है कि 2023 से पहले की गाड़ियां, E10 वाली गाड़ियां और अब बहुत सारी गाड़ियों पे वो E20 वाला स्टिकर लग के आने लग गया है, तो ये तीनों के जो अलग अलग ग्राहक हैं उनके मन में भी थोड़ी आशंका है कि मेरी गाड़ी तो थोड़ी पुरानी है, मेरी E10 वाली है, चलो मेरी E20 वाली है, आगे E30 की भी बातें हो रही हैं। तो जब ये टेक्निकल एस्पेक्ट बदल रहे हैं तो क्या गाड़ियों पे सच में कोई बड़ा चेंज कराने की जरूरत है या चेंज आ रहा है, या एक व्यक्ति को सिर्फ पेट्रोल भराना है, उससे ज्यादा उसको नहीं कुछ सोचना है? अविनाश जी आपसे सवाल है। आई थिंक अविनाश जी के साथ थोड़ा लिंक का इशू हुआ है, तो चलिए क्रांति, जब तक अविनाश को हम रिकनेक्ट करें, इस पर आपकी राय। यहाँ पे मैं एक 2023 आई थिंक ऑटो एक्सपो या भारत मोबिलिटी एक्सपो, मैं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। यहाँ पर हमने देखा था, एक एग्जांपल दूंगा, जो बहुत ज़्यादा जो लोगों के अंदर जो खौफ एक आ रहा है, आपको याद होगा अगर ऑटोमोबाइल आप कवर करते हैं या फॉलो करते हैं, थोड़ी भी आपकी जानकारी के दायरे में वो है, तो उस एक्सपो में, भारत मोबिलिटी एक्सपो में आई गेस मारुति सुजुकी ने अपने फ्लेक्स फ्यूल का जो एक कॉन्सेप्ट है, प्रोटोटाइप है, वहाँ उन्होंने दिखाया था और वहाँ आपको जो तब्दीलियां उसमें चेंजेस थे उससे आपको साफ होगा कि दरअसल इथेनॉल का नेचर क्या होता है और जब इथेनॉल की ब्लेंडिंग हाई होगी तो फिर गाड़ियों में क्या तब्दीली और क्यों करनी पड़ेगी। एक तो उसमें आप फ्यूल लाइन के हीटर को मैंने देखा, क्योंकि जो आमतौर पर एक तो सबसे पहले तो चलिए एनर्जी डेंसिटी की हम बात करें, वहां पर आपको चूंकि ज्यादा तेल जलाना पड़ेगा सेम एनर्जी के लिए, तो वहां पर इंजेक्टर में तब्दीली थी, इंजन के जो पार्ट पुर्जे हैं उसमें तब्दीली हुई थी। दूसरी चीज जो है वो फ्यूल लाइन के हीटर थे, क्योंकि
कोल्ड स्टार्टिंग की समस्या हो सकती है अगर हाई लेवल ऑफ इथेनॉल आपके फ्यूल में मिलाया जाए तो। अलग सेंसर उसमें लगाया गया था जिससे कि गाड़ी का जो कंप्यूटर है वो डिसाइड कर पाएगी इसमें पेट्रोल कितना जा रहा है और इथेनॉल कितना जा रहा है और उसके मैकेनिज्म को किस तरह से बदला जाए। अगर इथेनॉल ज़्यादा है तो फिर उसके जो टाइमिंग है उसके या ECU की जो टाइमिंग है या मैकेनिज्म है उसको बदला जाए जिससे कि वो इथेनॉल पर बेहतर तरीके से रन कर पाए। यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं विपिन जो सबसे ज़्यादा चिंता की बात लोगों में खासकर आ रही है। एक बार लोग कह रहे हैं बहुत हाइग्रोस्कोपिक एलिमेंट होता है या लिक्विड होता है जो कि पानी को अट्रैक्ट करता है। तो इथेनॉल पानी को अट्रैक्ट करता है, मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि इंजन में बाढ़ आ जाती है जो हाइड्रोलॉकिंग की जो समस्या है वैसा नहीं होता है। दरअसल वो मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है। तो हाँ, जो पार्ट पुर्जे रस्ट हो सकते हैं, करोड हो सकते हैं, वो उसमें करोजन होने की संभावना, यानी तेल से ज्यादा मॉइस्चर वो इकट्ठा करता है। ये तो सच्चाई है। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे प्लास्टिक रबर के एलिमेंट जो है वो कुछ एक कंपनियों ने पहले बदल दिए थे और बाकी सारी कंपनियों ने अप्रैल 2023 के बाद बदल दिए थे जिससे कि इथेनॉल उससे गुजरे तो उसमें कोई नुकसान ना हो। तो ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जो मोटे तौर पर गाड़ियों में तब्दीली की गई इथेनॉल के मुताबिक गाड़ी को तैयार करने के लिए। जी, तो अविनाश साहब, चूंकि लाइन आपसे टूट गई थी, क्रांति ने भी वही बात समझाई कि बहुत छोटे से मेरा सवाल ये था कि 2023 से पहले की गाड़ियां, E10 वाली गाड़ियां, E20 वाली अभी की गाड़ियां और आगे E30 की भी बात हो रही, तो क्या बहुत बड़े बदलाव की जरूरत होती है किसी गाड़ी के अंदर? उसमें क्रांति ने बताया कि नहीं, इतने बड़े नहीं, और इस पर मैं आपकी भी राय ले ही लेता हूं ताकि दर्शकों के लिए चीजें और साफ हो जाएं। जी, अब जहां तक गाड़ी की कंपैटिबिलिटी की बात है विद E20, E10, E15, देयर आर 2 कंपोनेंट्स। एक है मटेरियल कंपैटिबिलिटी और एक है फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी की हमने बात कर ली है कि बहुत का फर्क नहीं पड़ता है, 2 से 4% फर्क पड़ता है। जहां तक मटेरियल कंपैटिबिलिटी है, जैसा कि क्रांति ने बताया और करेक्टली बताया कि जो हमारे रबर पार्ट्स होते हैं या जो प्लास्टिक पार्ट्स होते हैं उन पे असर जरूर पड़ेगा। और बट जो रबर पार्ट्स या जो प्लास्टिक पार्ट्स हमारे इंजन में होते हैं उनका मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होता है। 25,000 20,000 से ज्यादा वैल्यू नहीं होता है। एक गाड़ी जो 15 लाख का हम खरीदते हैं उससे 15-20 लाख 20,000 या 25,000 का वैल्यू होता है इन रबर पार्ट्स का। अब इन रबर पार्ट्स का अगर लाइफ होता है 12 साल तो 12 साल घट के 9 साल हो जाएगा, 8 साल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज मैंने डाला E20 या इथेनॉल डाला तो कल वो रबर पार्ट्स या प्लास्टिक पार्ट्स खराब हो जाएंगे। नहीं, उनकी लाइफ जो है करीब 10% 20% कम हो जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो क्रांति बता रहे थे अबाउट हाइग्रोस्कोपिक नेचर या जो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है इथेनॉल, इट इज ट्रू बिकॉज हम जो इथेनॉल देते हैं ऑयल कंपनीज को वो 99.6% प्योर अल्कोहल होता है। सारे इंप्यूरिटीज हटा दिए जाते हैं, वाटर रिमूव कर दिया जाता है, इसीलिए उसमें पानी की मात्रा नहीं होती है और इसीलिए वो हाइग्रोस्कोपिक, वो एटमॉस्फेयर से एक्सपोज होगा तो वो थोड़ा सा मॉइस्चर खींचेगा। परंतु मैं ऐसे पढ़ रहा था, लोगों से बात भी कर रहा था ना, जब हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल पंप में अंडरग्राउंड सील्ड टैंक्स होते हैं। जब वो टैंक सील्ड होते हैं तो उसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का कोई चांस नहीं होता है, एक नंबर। दूसरा नंबर, जब वो फ्यूल पंप जो डिस्पेंसर से हमारी गाड़ी में जब वो डालते हैं इथेनॉल या पेट्रोल या डीजल, तो एक फिल्टर होता है। हम लोग सब जानते हैं फिल्टर का काम क्या होता है और ये जो होता है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी वाइज, काफी इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी वाला ये फिल्टर होता है। जितने इंप्योरिटीज होते हैं या वाटर होते हैं ये वो फिल्टर को एब्जॉर्ब करके रोक देता है। इसलिए अगर कोई फ्यूल में कोई पानी आ भी गया है या मॉइस्चर कुछ अगर आ भी गया है तो वो रुक जाता है, वो आपको अंदर नहीं जाने देता, ये फिल्टर रोक देता है उसे। जी, तो ये सारी बातें कि गाड़ी में जंग लग जाएगा, गाड़ी के पार्ट्स खराब हो जाएंगे, ये देखिए असली जब आप डेप्थ में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। 15-20 लाख की गाड़ी में 10-12 हज़ार 20,000 पकड़ लीजिए, उसके रबर पार्ट्स, प्लास्टिक पार्ट, वो भी ओवर द टाइम, अगर 12 साल चल रहे हैं तो शायद 10 साल चल जाएं वो, और एक एक करके, ऐसा नहीं कि सब एक साथ खराब हो जाएंगे। और जो मॉइस्चर वाली बात है कि गाड़ी में जंग लग जाएगा अंदर, वो भी अभी अविनाश जी ने समझा दिया कि एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है। एक छोटा ब्रेक यहाँ पे लेते हैं। ब्रेक के बाद एक मॉरल क्वेश्चन जो उठा कि क्या आपको दोनों टाइप के फ्यूल मिलने चाहिए? अगर आपका मन है तो आप
E20 भराएं या एथेनॉल वाला लें, नहीं तो आप चाहें तो प्योर पेट्रोल लें। ये अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो बात हो रही है E20 वाले पेट्रोल की, और मिथ्स बस कर रहे हैं यहाँ पे कि जो है ना कॉमन अवधारणा है कि इससे गाड़ी खराब हो जाएगी, एवरेज बिगड़ जाएगा, उसकी सर्विसिंग बहुत करानी पड़ेगी, या उसमें जंग लग जाएगी, या उसका बीमा कैंसिल हो जाएगा, तमाम तरह की बातें। और ताज़ा मामला, सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका लगी थी E20 पेट्रोल के खिलाफ, उसे खारिज कर दिया। अब हमारे दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। इस सेगमेंट में समय कम रहेगा तो छोटे छोटे जवाब आपसे चाहूंगा। 2 मॉरल क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं। पहले एक अविनाश जी आपके पास लेके आ जाता हूं, और वो ये है कि कॉस्टिंग वाला, बहुत सारी जो कोर्ट में याचिका गई, उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब आप उसमें 20% तक एथेनॉल मिला रहे हो, जो कि इतना महंगा नहीं है जितना पेट्रोल, तो फिर आप उसे पेट्रोल की कॉस्ट पर ही क्यों बेच रहे हो? आप उसका दाम थोड़ा कम कर दो। इसका मैं एक क्वेश्चन ये करूंगा कि हम कंपेयर किससे कर रहे हैं। E20 पेट्रोल के अलावा तो प्योर पेट्रोल तो नहीं बिक रहा है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं कि इसका प्राइस ज्यादा है या कम है। ये हो सकता है कि इथेनॉल मिश्रित नहीं होता तो इसका प्राइस ज्यादा होता या पेट्रोल का ज्यादा होता, डिपेंड करता है। वो एक नंबर है। दूसरा नंबर मेरा ये रिएक्शन है कि E20 मेरे ख्याल से जुलाई 2025 में ही हम लोग अचीव कर पाए हैं, और धीरे धीरे जब ये स्टेबलाइज करेगा तो 2 एडवांटेजेस जो मैंने आपको बताया कि पेट्रोल कंपनीज खर्च किया करती थी एरोमेटिक्स पे, जो बेंजीन और टोलीन बनाते थे, जिससे ऑक्टेन, वो ऑक्टेन बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि 95 का ऑक्टेन ले जाना है, और ऑटोमेटिकली अगर इथेनॉल उनकी ऑक्टेन बढ़ा देती है तो द क्वांटिटी ऑफ बेंजीन और टोलीन कम हो जाता है। दूसरा, जो ऑक्सीजनेट, पहले वो एमटीबी मिलाते थे या कोई दूसरा ऑक्सीजनेट मिलाते थे, जब ये 2 क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स जब हेल्प करते हैं इथेनॉल को, और ऑयल कंपनीज की वो खर्च की मात्रा अगर थोड़ी कम हो जाती है तो ये पास ऑन होगा जरूर, बट थोड़ा वक्त लगेगा। अभी जस्ट अबाउट स्टेबलाइज हुआ है, बिकॉज अगर मैं अपने आप को कंपेयर करता हूं ब्राजील और यूएस से, तो वहां पर इथेनॉल की प्राइस सर्टेनली लोअर होती है पेट्रोल की, बट उनकी जो अभी प्रोग्राम है बहुत पुरानी हो गई, हमारी प्रोग्राम बिल्कुल नई है, तो थोड़ा सा वक्त दें। आई एम श्योर दी लोअर प्राइसेस विल बी पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर्स। ठीक है, एक अच्छी बात होगी। एक और मॉरल क्वेश्चन वो ये है, वो भी याचिकाओं के थ्रू ही आया है क्रांति, वो ये कि एक ग्राहक को, और उसमें सर्टेन क्लॉजेस भी बताए गए, ये अधिकार होना चाहिए कि उसके पास दोनों तरह के ऑप्शन हो, मतलब उसको 0 वाला पेट्रोल भी मिले, नॉर्मल पेट्रोल भी मिले, और उसको E20 भी मिले। फिर ये उसके ऊपर है कि वो अपनी गाड़ी में कौन सा पेट्रोल लेना चाहता है। अब ये थोड़ा सा जरा मॉरल वाला क्वेश्चन ज्यादा है ना, इसके अलावा मॉरल से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिसी लेवल का सवाल भी है विपिन, क्योंकि यहाँ पे मुझे याद है जब BS6 के स्टेज 2 की बात हो रही, इससे पहले एक लंबा हमने एक इसके ऊपर कार्यक्रम किया था, और वहाँ पे ये सवाल सबके जहन में था, जो स्पेशली जो सायम या बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स थे, वो सरकार के पास जाके उन्होंने कहा था कि आप क्या अलग से डिस्पेंसर लगाएंगे अगर हमने फ्यूल एफिशिएंसी, अगर हमने फ्यूल के 2 अलग अलग ब्लेंडिंग वाला लेवल जो है हम वहाँ पर जो फ्यूल स्टेशंस के ऊपर मिलने लगे, तो वहाँ वो कन्फ्यूजन पहले भी था। और यहाँ अगर मैं कहूँ विपिन, जो बेहतर शॉर्टकट होगा, इस तरह के डिलेमा या फ्रिक्शन हम देख चुके हैं BS4 से BS6 में, लेडेड से अनलेडेड वाले ट्रांजिशन में, वो हमेशा होता है, और एंड जो उसका इम्पैक्ट होता है वो एंड कस्टमर के ऊपर ही होता है, वो आमतौर पर हमने देखा। यहाँ मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से या मिनिस्ट्रीज की तरफ से ये अगर सबको भरोसा दे दिया जाए, सभी कस्टमर्स को, कि मैन्युफैक्चरर्स जो भी पुरानी जो गाड़ियाँ हैं की वारंटी अभी भी वैलिड है, उसको कोई भी कंपनी नकारेगी नहीं। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपके किसी इंजन में हुई खराबी को नकारेगी नहीं। तो क्योंकि एक ही मुद्दा बचा है जिसके बारे में भी हमने बात कर ली, वो है प्राइस डिफरेंस कस्टमर के पास आ रहा है नहीं। असली जो है, मुझे लगता है ज्यादातर कस्टमर में एंग्जाइटी है कि अगर मेरी गाड़ी खराब हो गई तो क्या होगा। यहाँ पर मुझे लगता है कि मिनिस्ट्री या सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये एक कॉन्वर्सेशन होना चाहिए सभी इंश्योरेंस एजेंसीज और मैन्युफैक्चरर्स को इन कॉन्फिडेंस में लेकर कि कस्टमर्स का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा इस ट्रांजिशन के फेज में। थोड़ी सी हैंड होल्डिंग उनकी की जाएगी, वो भरोसा मिले तो मुझे लगता है कि कस्टमर्स में एंग्जाइटी कम होगी।
जी बिल्कुल। तो एक तरफ अविनाश कह रहे हैं कि आगे चल के जो वो थोड़ा सा गैप है वैल्यू का वो पास ऑन हो सकता है कस्टमर्स पे क्योंकि प्रोग्राम नया। और दूसरा क्रांति ने कहा कि भाई ज़्यादा चिंता इस बात की है कि मेरा बीमा या मेरी गाड़ी का जो इंश्योरेंस है उस पर इसका कोई इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। वहाँ क्लियरिटी अगर मिल जाए तो एक ओनर, कार ओनर या व्हीकल ओनर को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बाकी कोर्ट ने भी माना है और वक्त वक्त पर ये बातें लाई भी गई हैं। तो हमारे दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ज़्यादा आपकी गाड़ी पे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। हमारा 30% जो एमिशन है वो कम कर रहा है, हमारी इंपोर्ट जो बहुत हैवी है ऑयल्स के वो कम कर रहा है और साथ ही हमारे किसानों की मदद कर रहा है जिसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का। आई थिंक जितने भी सवाल एक व्हीकल ओनर के मन में हो सकते हैं E20 पेट्रोल को लेकर, मिथ्स जो हो सकते हैं वो आज आप लोगों ने दूर किए। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।